बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम सिंटैक्स एनालाइज़र का टॉपिक एंड कर चुके हैं। आज हम थर्ड फेज ऑफ द कंपाइलर विच इज़ सिमेंटिक एनालाइज़र इसकी बात करेंगे। सिमेंटिक एनालाइज़र के मुतालिक बेसिक ओवरव्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहीं से अपना उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और वहीं से अपनी बात आगे लेके चलेंगे। सिमेंटिक एनालाइज़र आपके कंपाइलर का थर्ड फेज है, ठीक है। इससे पहले तक आते आते सिंटैक्स चेकिंग हो चुकी है। क्या करता है, कॉन्टेक्चुअल एरर, जो कोड में कॉन्टेक्चुअल एरर होते हैं वो कैच करता है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल या सिमेंटिक एरर क्या होता है, इस बात की हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं कि आपके कोड में अब तक आपने जो चेकिंग की है वो सिर्फ इस पे की है कि जो वर्ड आता जा रहा है उसके प्लेसमेंट करेक्ट है कि नहीं है, दैट इज़ सिंटैक्स। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो स्टेटमेंट बनकर कंप्लीट हो चुकी है उस स्टेटमेंट के विद इन इंफॉर्मेशन कहीं आपस में कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही, या ऐसा तो नहीं है कि कोड को एक साथ पूरा लिखा गया तो कॉन्टेक्स्ट में जब देखा गया तो एक एक कहीं कहीं आपके स्टेटमेंट कुछ मीनिंग दे रही है और कहीं आपकी स्टेटमेंट कुछ और परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ और काम करने की कोशिश करिए। तो इस तरह के एरर्स या इस तरह की मिस्टेक्स जो होती हैं वो सिमेंटिक एनालाइजर कैच करता है। आगे जाके फर्दर एग्जांपल्स में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। सिमेंटिक एनालाइजर अगर बात सारी देखो तो असल में है क्या। आपका सिमेंटिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम अपने आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं। क्यों? जो सिंटैक्स है वो तो ऑलरेडी कवर हो चुका, हम ये बात अच्छी सिंटैक्स में आपके जो लूप्स हैं, जो आपका लिखने का तरीका, ये सब बात हो चुकी है। अब होता क्या है, वो नई चीज़ क्या है, वेरिएबल के नाम। वो कुछ भी हो सकते हैं, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। आपको ये पता है कि नाम किस तरह लिखा जाएगा, लेकिन वो नाम होता क्या है, यू नेवर नो, ठीक है। अगर नाम ए है और वो एक ए नाम दोबारा डिक्लेयर कर दिया तो ये रीडिक्लेरेशन हो जाती है। इसका ये सिमेंटिक का मसला होता है, ये कॉन्टेक्स्ट का मसला होता है, ठीक है। तो अगर ठीक है एक क्लास है, वो क्लास दोबारा बन उसी नाम की बन गई, या उस क्लास को तुमने सील्ड कर दिया और फिर उसको इनहेरिट कर लिया, तो असल में अगर गौर करो तो ये सब आपके आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफायर्स आप अपने पास यूज़ करते हैं ना, बेसिकली वो आइडेंटिफायर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो सिमेंटिक एनालाइजर मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है वो? बेसिकली अब तमाम के तमाम जो आइडेंटिफायर्स आपके कोड में, सोर्स कोड में मौजूद होते हैं, उनसे मुतालिक डाटा एक सिंबल, एक डाटा स्ट्रक्चर और सिंबल टेबल उसमें स्टोर करता है। और जैसे जैसे चेकिंग करने की ज़रूरत पड़ती है वो उसमें से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करके उसके थ्रू चेकिंग करता है, ठीक है। क्योंकि सिमेंटिक एनालाइजर का ज़्यादातर मोस्टली काम जो परफॉर्म होता है वो जो जो इन्फॉर्मेशन वो डील करता है, परफॉर्म करता है, सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए वो सिंबल टेबल में मैनेज में मौजूद होती है। तो बेसिकली सिमेंटिक एनालाइजर को हम सिंबल टेबल मैनेजर भी कहते हैं, क्योंकि वो सिंबल टेबल को मैनेज करता है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है, ठीक है। फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर लेक्सिकल डी एफ एज आर ईज को यूज़ करता था, सेकेंड फेज ने सी एफ जीज को यूज़ किया था, और थर्ड फेज एट्रीब्यूटेड ग्रामर को यूज़ करता है। क्या होती है फर्दर अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स को लेकर चलते हैं कि कॉन्टेक्चुअल चेकिंग होती क्या है, या एरर्स, कॉमन टाइप के एरर्स कौन से हैं, ठीक है, जो सिमेंटिक एनालाइजर चेक करें। सिमेंटिक एरर्स, सबसे पहला कॉमन टाइप का एरर जो आप यूज़ करते ही रहते, होता ही रहता है, हम सबको मालूम ही है और हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इज़ रीडिक्लेरेशन एरर। आइडेंटिफायर की रीडिक्लेरेशन। अब वो रीडिक्लेरेशन सिंपल एक स्टेटमेंट में भी हो सकती है, या अलग अलग स्टेटमेंट के भी हो सकती है, एक टाइप में भी हो सकती है, अलग अलग टाइप में भी हो सकती है, नाम बस सेम है, दैट्स रीडिक्लेरेशन, ठीक है। एक क्लास बन गई, एक इंटरफेस बन गया सेम नाम का, दैट्स रीडिक्लेरेशन। एक दो क्लासेस सेम नाम की बन गई, दैट्स रीडिक्लेरेशन, ठीक है। एक एक क्लास के विद इन सेम फंक्शन नेम। अच्छा, फंक्शन की रीडिक्लेरेशन सिर्फ नेम पे नहीं होती। क्या मतलब? मतलब ये कि इसमें दो एफ एन दोनों नेम है। हाँ, ये रीडिक्लेरेशन है। क्यों रीडिक्लेरेशन? क्योंकि जब फंक्शन की रीडिक्लेरेशन करते हैं तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन ओवरलोडिंग का। सेम नाम का फंक्शन बिल्कुल एक से ज़्यादा दफ़ा कोड में मौजूद, एक ही क्लास के अंदर मौजूद हो सकता है, और वो वैलिड भी है, लेकिन कब? जब उसका सिग्नेचर डिफरेंट हो। व्हाट सिग्नेचर? अब अगर गौर करो, इधर इसकी रिटर्न टाइप डिफरेंट है लेकिन इसके पैरामीटर लिस्ट सेम है। अगर आपकी पैरामीटर लिस्ट सेम है तो इट इम्प्लाइज कि आपके पास आप और सेम नाम का फंक्शन, सेम पैरामीटर लिस्ट है, रिगार्डलेस कि आपका रिटर्न टाइप क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके फंक्शंस रीडिक्लेयर हो रहे हैं। अगर एफ एन नाम का फंक्शन होता, सेम रिटर्न टाइप होती, लेकिन यहाँ पैरामीटर्स
फ्लोट और इंट होते या एक इंट होता और एक 4 होता या कुछ भी डिफरेंट होता है, नहीं दोनों एग्जैक्टली सेम ना होते तो फिर ये एरर नहीं होता, ये रीडिक्लेरेशन नहीं होती। ठीक है, तो मैं दोबारा बता दूं, फंक्शंस एक ही क्लास के अंदर आने वाले सेम नाम के फंक्शन रीडिक्लेयर नहीं होते। क्यों? क्योंकि ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है सिग्नेचर मैटर करता है। सिग्नेचर का मतलब है नेम प्लस पैरामीटर लिस्ट इन द करेक्ट ऑर्डर। अगर एफ एन फ्लोट इधर होता, इंट इधर होता, तो ये दो डिफरेंट फंक्शंस कंसिडर होते और ये वैलिड होता, ये रीडिक्लेरेशन नहीं होती। अच्छा, सिग्नेचर के अंदर रिटर्न टाइप नहीं आती, मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ भी है, सेम सिग्नेचर है लेकिन रिटर्न टाइप डिफरेंट है, इवन देन ये रीडिक्लेरेशन है। ठीक है, एंड सिमिलरली एक क्लास के अंदर आने वाले दो एट्रीब्यूट्स तो किसी भी टाइप के हो रिगार्डलेस, ये वही वाले ऊपर रीडिक्लेरेशन बहुत कॉमन टाइप का एरर है, मुझे और तुम्हें आराम से पता है, पहले डिस्कशन में भी आ चुका है, हम करते ही रहते हैं। अच्छा, रीडिक्लेरेशन कब होती है? लेकिन ये याद रखना, रीडिक्लेरेशन हर जगह, यानी कि अगर एक क्लास में एक वेरिएबल है और दूसरे क्लास में भी वही वेरिएबल है उसी नाम का है तो दिस इज नॉट रीडिक्लेरेशन, ये रीडिक्लेरेशन नहीं कहलाती। ठीक है, आगे जाके हम रीडिक्लेरेशन को फर्दर और बात करेंगे कि एक सिर्फ नाम से मोना पूरे कोड में ये रीडिक्लेरेशन नहीं है, आगे के स्कोप और विजिबिलिटी वो भी कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, दूसरे टाइप का जो एरर्स बहुत कॉमन होते हैं वो अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर अनडिक्लेयर्ड, ठीक है, आइडेंटिफायर्स नहीं है, आइडेंटिफायर है, करेक्ट कर लेना। अच्छा, मतलब आपने असाइनमेंट कर रहे हैं, बी डिक्लेयर्ड नहीं है, ए क्लास के अंदर आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बी क्लास मौजूद ही नहीं है। ठीक है, ए क्लास के अंदर है ए क्लास के अंदर एक फंक्शन है एफ एन नाम का और आप बी क्लास के अंदर उस एफ एन नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको क्योंकि मैंने ऑब्वियसली कोड कंप्लीट नहीं लिखा, सब समझाने के लिए लिखा है, तो सिर्फ मैं ये बता दूं, ऑब्वियसली एफ एन को तुम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, यहाँ पे पहले उसका ए का ऑब्जेक्ट बनेगा और ए का ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम एफ एन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस वक्त बात की जाए तो इस वक्त कोड ये कह रहा है कि एक्स के अंदर एफ एन को हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो बी के अंदर वैसे ही एफ एन मौजूद नहीं है, दैट्स अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। और अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूँ और उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट एफ एन कॉल करूँ, इवन देन इट इज़ अनडिक्लेयर्ड। वाई इट इज़ अनडिक्लेयर्ड? क्योंकि एफ एन तो है लेकिन वही फंक्शन जब कॉल होता है तो पूरे सिग्नेचर के साथ मैच होता है, तो नाम तो है लेकिन इसकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल मैप करती हैं। नंबर 1, फंक्शन सिरे से मौजूद ही नहीं है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल आइडेंटिफायर। फंक्शन मौजूद है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट बना दूँ और फिर ऑब्जेक्ट डॉट एफ एन कॉल करूँ ए का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, तो फंक्शन मौजूद है लेकिन उसकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है, स्टिल ये रिकग्नाइज नहीं करेगा, ये कहेगा ये नाम का फंक्शन इस पैरामीटर लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, क्लास बी से इनहेरिट हो रही है, बी क्लास ही एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, आपने इंटरफेस बनाया ही नहीं है, आप उसको इनहेरिट करने लगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहीं भी जो वेरिएबल आपने इस्तेमाल करना है आपको उसे डिक्लेयर करना है। ठीक है, और ऑब्वियसली डिक्लेयर, अगर एक क्लास में डिक्लेयर है तो दूसरी क्लास में उसे एक्सेस नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बाउंड्रीज एंड स्कोप मैटर। ठीक है, अगेन जब स्कोप और बाउंड्रीज की बात करेंगे आगे तो इसको डिस्कस में लेकर आते हैं। ठीक है, एंड देन जब ये दो चेकिंग तो कॉमन है, सबसे ज़्यादा काम जो होता है बेसिकली वो टाइप चेकिंग पे होता है। अच्छा, टाइप चेकिंग क्या है? आपने किसी वेरिएबल के अंदर गलत टाइप असाइन कर दी, दैट्स सेमेंटिक एरर। ठीक है, आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसकी दो टाइप्स आपस में कंपैटिबल नहीं है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते, दैट्स सेमेंटिक एरर। ठीक है, आपने वाइल का फंक्शन कॉल किया, मतलब मैं जो एग्जाम्पल साइड डिस्कस कर रही हूँ सी शार्प के रिस्पेक्ट से कर रही हूँ कि तुम लोगों ने तुम्हारी प्री रिक्विजिट में सी शार्प तुम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, अच्छा, अब वाइल के अंदर वाइल लिखा है और वाइल के ब्रैकेट में आपने ए लिख दिया और ए इंटीजर टाइप है, दैट्स सिमेंटिक एरर। क्यों? क्योंकि वाइल के अंदर कंडीशन में बूलियन आंसर होना चाहिए। क्लास ए है, क्लास बी है और सी में आपने ए कॉमा बी कर दिया। अब इसमें क्या मसला है? इसमें मसला ये है कि दो क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती, ये टाइप का मसला है। सिंटैक्टिकली वैलिड है, एक टाइप अगर इंटरफेस होती है और एक, ठीक है, टाइप चेकिंग हो रही है, ये गलत टाइप दे दी है आपने, दो क्लास टाइप्स नहीं हो सकती। पहली तो क्लास टाइप हो सकती है लेकिन दूसरी हैज टू बी इंटरफेस। ठीक है, फंक्शन वॉइड रिटर्न कर रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपने रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न करा दिया, कोई वेरिएबल रिटर्न करा दिया। ठीक है, अच्छा, आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जो इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग थी व्हाटएवर। ठीक है, आपने एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक और फंक्शन बनाया है। ठीक है, ये फंक्शन की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ब्रेसेस में से रह गए। ठीक है, अच्छा, आपने, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखो दैट सिमेंटिक एरर। क्या सिमेंटिक एरर है? सिमेंटिक एरर ये है कि ए और बी का आपस में कोई रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड कोई रिलेशनशिप नहीं है और तुमने ए का रेफरेंस और बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये टाइप मिसमैच है, ये आपस में मैचिंग ही नहीं कर रहा, ये कंपेटेबल ही नहीं है, वही असाइनमेंट नहीं हो सकती, नहीं क्रिएट हो सकता। अच्छा,
फिर अगर यहाँ देखो तो ये मसला है, क्या मसला है, इंटीजर के अंदर तुम स्ट्रिंग ए डॉट एफ एन स्ट्रिंग असाइन करो, दैट्स सिमेंटिकली इनकरेक्ट। अगेन टाइप चेकिंग, ठीक है। क्लास ए है, क्लास बी, ठीक है, ये ठीक है, बी ने ए से इनहेरिट किया है, एक और क्लास सी है, उसमें एक फंक्शन क्रिएट कर दिया हमने। अब ये दो स्टेटमेंट लिखी हुई है, पीछे तुम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ के आ रहे हो, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है एक ए का प्रेफरेंस, पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, दूसरे में ये है चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट, ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने, ठीक है, इसको कर लो न्यू, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, अपने एग्जाम्पल करने के लिए इसको ए कर लेना तो बात समझ में आएगी, ये बी के बजाय इसको ए लिख लो, ठीक है। अगर ये ए है, अब पेरेंट का रेफरेंस, सॉरी चाइल्ड का रेफरेंस और पेरेंट का ऑब्जेक्ट, अगर ये हो जाए, ठीक है, क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2 मिनट रुको, मुझे जरा सोचो, अपना एक आंसर निकालो, फिर जो मैं बताऊं उसको मैच करना कि यही सही है। दिस इज ए, हाँ, क्या सोचा, फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है? ठीक है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पेरेंट का रेफरेंस होता है और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होता है, ये पॉसिबल है, लेकिन पेरेंट आपका ऑब्जेक्ट और चाइल्ड का रेफरेंस, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये टाइप मिसमैच है, ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होती, पॉलीमॉर्फिज्म फर्स्ट स्टेटमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि जब आप रेफरेंस आपने से क्रिएट किया और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो जब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या होता है, उसमें अंदर पहले चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, पहले पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनता है और फिर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है, तो पेरेंट को रेफर करता है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर तुम ए का ऑब्जेक्ट पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो सिर्फ पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, जब सिर्फ पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, बी का डाटा ही नहीं है उसमें, तो क्या बी उसे रेफर कर लेगा? नो। तो सेकंड स्टेटमेंट इज टाइप मिसमैच, फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं लिख रही हूँ, सारी एग्जांपल। अदर देन दैट आपके एक्सेस विजिबिलिटी के इश्यूज, मतलब आपने प्राइवेट किसी को डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर, आप किसी और क्लास में उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स सिमेंटिक एरर। बेस क्लास के एट्रीब्यूट, बेस क्लास में कोई एट्रीब्यूट प्रोटेक्टेड है, चाइल्ड क्लास में तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन अदर देन चाइल्ड क्लास तो मैं बाहर एक्सेस करने की कोशिश करी, अगेन एक्सेस का इशू, सिमेंटिक एरर, ठीक है। तुम्हारी बेस क्लास में फंक्शन वर्चुअल नहीं है, चाइल्ड क्लास में तुम उसे ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हो, अगेन सिमेंटिक एरर, ठीक है। क्लास एक क्लास में फंक्शन स्टैटिक है और तुम उसे ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स सिमेंटिक है, ठीक है। सबसे एक्सेस और एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं है, ये कुछ हैं और इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं। क्लास सील्ड है, तुम उसे फर्दर इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हो। क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, तुम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करो, ये सब सिमेंटिक एरर है, ठीक है, सिमेंटिक एरर, ठीक है। सिमेंटिक एनालाइजर इन सब को मैनेज करेगा। अगर तुम सारे पे गौर करो तो ये सब की सब जो हम बातें कर रहे हैं, चाहे क्लासेज हो, चाहे फंक्शंस हो, चाहे वेरिएबल्स हो, चाहे ना, ये सब हम आइडेंटिफायर्स की बातें कर रहे हैं। आइडेंटिफायर, अब नाम मैटर कर रहा है, वेरिएबल का नाम क्या है, अब तक सिंटैक्स एनालाइजर ने नाम को यूज़ नहीं किया था, ठीक है। तो इसका मतलब है अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम टोकन के क्लास पार्ट को हमने यूज़ कर लिया, अब हम टोकन के वैल्यू पार्ट को यूज़ करेंगे। तो सिमेंटिक एनालाइजर को टोकन के वैल्यू पार्ट यूज़ करते हैं। अब आइडेंटिफायर होना मैटर सिर्फ नहीं करता, आइडेंटिफायर किस नाम से डिक्लेयर हुआ ये मैटर करता है, उसकी डाटा टाइप है, सिर्फ ये मैटर नहीं करता। अब वो डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, चार है, स्ट्रिंग है, क्या है, क्यों, क्योंकि चेकिंग करने के लिए उस टाइप को इस्तेमाल होना है। अब एक्सेस मॉडिफायर का सिर्फ होना मैटर नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट है कि प्रोटेक्टेड है कि वो पब्लिक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली एक्सेस होना है, ठीक है। तो अब तक हमने सिंटैक्टिकली सिर्फ ये बात की थी कि इस जगह पे इस तरह का इस क्लास ऑफ वर्ड आना चाहिए। अब वो क्लास ऑफ वर्ड की एक्चुअल वैल्यू क्या है, दैट इज किसी टोकन का वैल्यू पार्ट, अब वो वेक्टर करने लगा, ठीक है। ये सारे वो काम है, ये सारे वो कॉमन टाइप के एरर्स हैं, तो आपका सिमेंटिक एनालाइजर निकालता है। मैं फिर कह रही हूँ, मैं सारी एग्जाम्पल C# के अकॉर्डिंगली लेके चल रही हूँ कि तुम लोगों ने फीडबैक यही था कि तुम लोगों ने C# अच्छा। इससे पहले कि आगे बढ़े, ज़रा अपने स्कोप के कॉन्सेप्ट को रिविजिट कर लेते हैं। स्कोप कॉन्सेप्ट जो तुम लोग शायद सी फर्स्ट सेमेस्टर से लेते हुए आ रहे होगे और बहुत कॉमन सा एक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को रिविजिट करते हैं ज़रा, ठीक है। मेरे पास एक क्लास ऑफ कोड है, ठीक है, एक क्लास ए है, उसके अंदर एक वेरिएबल ए है और फंक्शन का भी एक वेरिएबल ए है, सेम नाम, ठीक है, एरर नहीं है,
सेम डिक्लेरेशन अलाउ है। क्यों अलाउ है? इसलिए कि ये क्लास की बाउंड्री में है और ये फंक्शन की बाउंड्री में, अलग अलग बाउंड्री है। इसका स्कोप क्लास की बाउंड्री है, इसका स्कोप फंक्शन की बाउंड्री है। स्कोप द बाउंड्री इन विच इट इज विजिबल, जिसके अंदर वो काम करता है, इसके अंदर वो एक्सेसिबल होता है। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर ए नाम का एक और वेरिएबल लिखे गया है, दैट्स रीडिक्लेरेशन। ये रीडिक्लेरेशन हो रही है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या तो ये गलत है या ये गलत है, किसी एक को रिमूव करोगे तो तुम्हारा कोड आगे काम करेगा, क्योंकि ये सेम स्कोप है। फंक्शन का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये डिक्लेरेशन सारी फंक्शन का लोकल डाटा की तरह ही ट्रीट होती है। अच्छा, अब एग्जाम्पल आगे समझने के लिए कंसिडर ये कर लेना कि एट द मोमेंट ये स्टेटमेंट रीडिक्लेरेशन यानी ए इज इक्वल टू 2 मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैं आगे तो पढ़ रही हूँ, यानी कि मैं इसमें कंसिडर कर रही हूँ कि सेमेंटिक एरर नहीं है, हमने ये स्टेटमेंट हटा दिया, इज इक्वल टू 2 नहीं है, नाम बदल लो या कुछ भी कर लो, ठीक है। सिर्फ इसे एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू करने के लिए। फिर मेरे पास एक वाइल का लूप आया, अगेन ब्रेसेस ओपन हुए, अ न्यू स्कोप इज क्रिएटेड। अगर तुम देखो दोबारा इंट ए इज इक्वल, अब यहाँ पे भी ए है, ये या ये जो भी बात करो, फंक्शन में ऑलरेडी एक ए मौजूद है और उसी फंक्शन के अंदर दोबारा ए डिक्लेयर हो गया। करेक्ट और इनकरेक्ट? जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, एक आंसर निकालो, फिर आंसर अगले डिस्कशन पे वो करना। क्या ख्याल है तुम्हारा? ये करेक्ट है। क्यों? हालांकि ये फंक्शन के अंदर ही है, अगर तुम यहाँ डिक्लेयर नहीं कराते और अंदर ए को एक्सेस करते, ये वैलिड था। इवन देन अगर तुमने डिक्लेयर करा दिया है तो अब इस बाउंड्री में एक नया ए नाम का वेरिएबल है। अगर बाउंड्री में नहीं होता तो बाहर वाला ए एक्सेसिबल होता, लेकिन अगर तुमने नई बाउंड्री में ए क्रिएट कर दिया तो इसका मतलब है इस बाउंड्री में, जो वाइल की बाउंड्री है, इस पूरी वाइल की बाउंड्री के अंदर जब तुम ए को यूज़ करोगे तो वो पुराना बाहर वाला ए इक्वल टू 2 या नहीं होगा, या ये वाला ए नहीं होगा। कौन सा ए होगा? वो ए होगा जिसकी वैल्यू 4 है। अब वाइल के अंदर थी एक इफ एक्स आया और फिर एक ब्रेसेस ओपन हुए, ये ब्रेसेस एक, ठीक है, दिस इज अ न्यू स्कोप, एक नई बाउंड्री है। अगर इसके अंदर ए इस्तेमाल हो रहा होता बगैर डिक्लेयर कराए हुए तो ये वाला ए इज इक्वल टू 4 होता, लेकिन इसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया ए नाम का। टाइप भी डिफरेंट है, होने दो, क्योंकि एक नया वेरिएबल है तो इसकी टाइप कुछ भी हो। इसका मतलब है इस स्कोप के अंदर जब ए हम ए के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या ए को कहीं भी यूज़ करेंगे तो अब कौन सा ए है? फ्लोट ए इज इक्वल टू, इसका मतलब 2.3 इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो 58 59 जो भी वैल्यू हुई होगी वो इसके अंदर जाके ऐड हुई है ए के अंदर, ठीक है। जब ये ब्रेसेस क्लोज होंगे, ये स्कोप खत्म होगा तो ये वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये वाला वेरिएबल डाई आउट कर जाएगा, ये नहीं रहेगा, अब नहीं है आगे विजिबल। फिर कहाँ विजिबल है? एल्स, फिर एक नया स्कोप आया। अगर एल्स के स्कोप नहीं आता तो ए दोबारा हो जाता, लेकिन नया स्कोप आया अगर, तो इसके अंदर ए दोबारा डिक्लेयर है जो कि है, तो अब इस बाउंड्री के लिए ए नया वेरिएबल है। अगर नहीं डिक्लेयर करता है तो ए वही पुराना वाला जो बाहर वाली बाउंड्री का, यानी इमीडिएट बाहर जो है। अच्छा, ए इज इक्वल्स टू एफ, यानी एफ के अंदर एक कैरेक्टर टाइप का एफ वैल्यू असाइन कर दिया, आउटपुट ए करोगे तो अब एफ आउटपुट होगा, 4 नहीं होगा, 56 वो 59 वो नहीं होगा, ये आउटपुट होगा। जैसे ही एल्स की बाउंड्री खत्म हुई, ये स्कोप पहले खत्म हो गया था, ये खत्म हो गया था, जैसे ये स्कोप खत्म हुआ, ये अलग स्कोप था, ये वाला ए 4 जो टाइप का था ये डिस्ट्रॉय कर गया। अब ए प्लस प्लस कौन सा, किसमें एडिशन हो रही है? ना 4 चेंज हो रहा है ना फ्लोट चेंज हो रहा है, इट इज बेसिकली ए इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू 5 हो गई। जैसे ही वाइल का लूप खत्म होकर बाहर आएगा, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, लेकिन कोई स्टेटमेंट होती है और ए को यूज़ कर रही होती, तो ये जो बाहर ए डिक्लेयर है ये वाला कंसिडर होता है। मैं फिर कह रही हूँ एग्जाम्पल समझने के लिए कि इस ए को ए कंसिडर करना कि आइदर दिस और दिस, ठीक है, दो नहीं है, रीडिक्लेरेशन को हमने छोड़ दिया है फॉर द टाइम, ठीक है। तो जो बातें की, a variable within a function is redeclared only if it already have a declaration in the same scope only। क्या फंक्शन वेरिएबल रीडिक्लेयर कब कहलाता है? ओनली इफ सेम स्कोप में डिक्लेयर हो, एक क्लास के अंदर सेम एट्रीब्यूट, सेम नाम का एट्रीब्यूट 2 दफ़ा है क्लास के अंदर, एट्रीब्यूट्स सेम बाउंड्री, दैट्स रीडिक्लेरेशन। एक स्कोप में, एक फंक्शन के स्कोप के अंदर अगर कोई वेरिएबल है उसके विदिन वाले स्कोप के अंदर नहीं, सेम स्कोप के अंदर एक वेरिएबल 2 दफ़ा डिक्लेयर होता है, दैट। तो इसका मतलब है जब रीडिक्लेरेशन चेक होती है तो सिर्फ ये चेक नहीं होता नाम, आप देखते हैं ये नाम करंट स्कोप, जो स्कोप है आपका इस वक्त उस स्कोप पे तो नहीं है। अगर उस स्कोप पे नहीं है तो बाकी पेरेंट स्कोप में या किसी आउटसाइड स्कोप में, इट डज नॉट मैटर। अच्छा, अगर वेरिएबल पेरेंट स्कोप में मौजूद होता है और चाइल्ड स्कोप में भी होता है तो ये रीडिक्लेरेशन नहीं कहलाएगी, एज डिस्कस अबव।
इस केस में क्या होगा, दो डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड होंगे अलग अलग स्कोप के लिए, और जो विद इन वाला स्कोप खत्म होगा तो अंदर वाला वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा. अ वेरिएबल विल सेड टू बी, अच्छा रीडिक्लेरेशन तो जब कहलाएगी जब सेम स्कोप में, लेकिन अनडिक्लेयर्ड कब कहलाएगा? अ वेरिएबल इज सेड टू बी अनडिक्लेयर्ड ओनली इफ, कब? अगर वो करंट स्कोप में भी ना हो और वो किसी प्रीवियस स्कोप में भी डिक्लेयर्ड ना हो. प्रीवियस नहीं, पेरेंट स्कोप में. प्रीवियस का टर्म नहीं, पेरेंट स्कोप में. अच्छा, जैसे एल्स का पेरेंट इफ नहीं है, ये इफ नहीं है. एल्स किस, जो ओपन स्कोप है किसके अंदर ओपन है? ये वाइल के स्कोप के अंदर ओपन है. तो एल्स का पेरेंट स्कोप वाइल है, और वाइल का पेरेंट स्कोप फंक्शन का स्कोप है, फंक्शन का पेरेंट स्कोप ये क्लास का स्कोप है. इफ का भी पेरेंट स्कोप वाइल का स्कोप है, क्योंकि इसके अंदर ओपन था, इधर ही क्लोज हो गया. इफ और एल्स आपस में रिलेटेड नहीं है. इफ का पेरेंट वाइल है, वाइल का एफ एन है, और एफ एन का क्लास है. ये स्कोप यानी बाउंड्रीज है. इसका मतलब ये है, अगर आपको एक किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो कि वो अनडिक्लेयर्ड है, तो आप सिर्फ करंट स्कोप में नहीं चेक करते. ठीक है, कब? फिर करंट स्कोप और एनी ऑफ इट्स पेरेंट स्कोप का किसी में भी मौजूद नहीं है, ओनली देन यू कैन से पेरेंट स्कोप यानी जो भी ओपन स्कोप है किसी में भी नहीं है, तो ओनली देन यू कैन से अ वेरिएबल अनडिक्लेयर. तो रीडिक्लेरेशन की बात है, रीडिक्लेरेशन कब होता है? सिर्फ करंट स्कोप में चेक होता है. लेकिन अनडिक्लेयर्ड की जब बात की जाती है तो करंट प्लस तमाम पेरेंट यानी तमाम ओपन स्कोप जो भी होते हैं. ठीक है, अब स्कोप को मैनेज कैसे करता है सिमेंटिक एनालाइजर, ये समझने की बात है. ठीक है, अगेन समझाने के लिए सबसे पहले ये देख लो कि सबसे पहले स्कोप, बाउंड्रीज तो वही है, स्कोप तो वही है. स्कोप को समझने के लिए या स्कोप को आसानी से डील करने के लिए हम स्कोप को नंबर असाइन कर देते हैं. ऐसा क्यों? अगर तुम कहते हैं वाइल का स्कोप है, ये स्कोप का नाम दे देते हैं वाइल का स्कोप है, तो वाइल का स्कोप तो कई जगह आएगा. तो ठीक है, अगर वाइल डॉट एफ एन का स्कोप है तो एफ एन के अंदर ही वाइल का स्कोप कई दफ़ा आ सकता है. ठीक है, तो स्कोप हमें समझ, ठीक है, तो स्कोप को सब आसानी से डील करने के लिए हम हर स्कोप को नंबर दे देते हैं. अच्छा, स्कोप को नंबरिंग कैसे असाइन करते हैं? जैसे ही ब्रेसेस ओपन होता है हम कहते हैं कि स्कोप शुरू हो गया. ये स्कोप यहाँ शुरू हो गया, नहीं ये नया स्कोप है, क्लास ए. ठीक है, नहीं ए की यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट है, यहाँ से स्कोप स्टार्ट हो गया. हम कहते हैं यहाँ से स्कोप स्टार्ट हो गया. और ये स्कोप जब तक चल रहा है, जब तक ए की बाउंड्री क्लोज नहीं हो रही, ये पूरा एक स्कोप है. और हमने पहले स्कोप को, कोड शुरू होते ही सबसे पहले ये आया, तो ये मैंने इसे कहा है ये, ठीक है, ये स्कोप नंबर 1 है, नंबर असाइन कर दिया. इसके अंदर फंक्शन स्टार्ट हुआ. अच्छा, यहाँ से स्कोप इसलिए कहा है एफ एन, तो क्लास के अंदर ही डिक्लेयर है. लेकिन एफ एन का स्कोप इंट ए से स्टार्ट हो गया, इसलिए स्कोप 2 को यहाँ इंट ए से स्टार्ट कर दिया. एफ एन इंट स्कोप नंबर 2 में नहीं है, वो तो क्लास के अंदर है. ए जो डिक्लेयर्ड है ये एफ एन के अंदर है. ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसकी बाउंड्री यहाँ पे खत्म हो रही है, तो ये पूरा स्कोप है. 1 के बाद 2 आता है नंबर, यानी नेक्स्ट, तो यूनिक नंबर बस देना है, ये इसको नंबर 2 हो गया. इसके अंदर वाइल स्टार्ट हुआ तो ये वाइल को 3 स्कोप कह दिया. वाइल के अंदर इफ का स्कोप स्टार्ट हुआ, ये ब्रेसेस, तो यहाँ से यहाँ तक 4 स्कोप है. जब 5 स्कोप लाइव है तो 4 डेड हो चुका है. इसका मतलब 5 लाइव है तो 3 भी लाइव है, तो 2 भी लाइव है, तो 1 भी लाइव है. क्यों? क्योंकि 5 ओपन है तो उसका मतलब वाइल भी ओपन है, तो उसका मतलब एफ एन भी ओपन है, तो उसका मतलब क्लास भी ओपन है. तो 5 का पेरेंट 3 2 1 है, 4 का पेरेंट भी 3 2 1 है. अच्छा, 6 पे जब ये फंक्शन खत्म हो गया तो यहाँ से नया फंक्शन स्टार्ट हुआ, एक नई बाउंड्री स्टार्ट हो गई. ये एफ, ठीक है, यहाँ पे एल खत्म हुआ, 5 खत्म हुआ, यहाँ पे 3 खत्म हुआ, यहाँ पे 2 खत्म हुआ. अब नंबर री यूज़ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना. हर री यूज़ करेंगे तो एम्बिग्विटी आ जाएगी कि इस स्कोप में ढूंढने या उस स्कोप में ढूंढने. कोड तो एक साथ पूरा चेक होता है. नंबर 2, हर दफ़ा एक नया यूनिक नंबर. जैसे ही ब्रेसेस ओपन हुआ या जहाँ पे बाउंड्री स्टार्ट हुई आपने, ठीक है, एफ एन क्लास के अंदर डिक्लेयर है यहाँ, ठीक है, लेकिन एक्स और ए स्कोप नंबर 6 के अंदर डिक्लेयर है. यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक स्कोप है, जैसे स्कोप नंबर 6 का पेरेंट 1 है. ठीक है, 6, तो इसका मतलब तुम गौर करो, पेरेंट का मतलब ये नहीं है प्रीवियस नंबर, प्रीवियस स्कोप नहीं है. पेरेंट का मतलब है लाइव स्कोप जिसके अंदर वो ओपन है. ठीक है, फिर नई क्लास, नया स्कोप, यहाँ से नया स्कोप 7 स्कोप शुरू हुआ. ए से ए और एफ एन स्कोप में डिक्लेयर है, लेकिन इंट ए अगेन इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इस स्कोप में विजिबल है. तो ये स्कोप 8 हो गया, इसके अंदर वाइल आया 9 हो गया, इफ 10 हो गया, एल्स 11 हो गया. तो अगर तुम देखो तो ये स्कोप अलग अलग है. 11 का पेरेंट 9 है, 8 है, 7 है. 10 का पेरेंट 9 है, 8 है, 7 है. 7 से ऊपर हम बात नहीं कर रहे, हम इस वक्त नेम स्पेस को डिस्कस नहीं कर रहे. अगर नेम स्पेस होती तो ऑब्वियसली नेम स्पेस का एक अलग स्कोप होता, वहाँ से स्कोप स्टार्ट करते तो हम कहते हैं वो स्कोप में, ठीक है, या उस बाउंड्री में. स्कोप ना भी लिखते तो हम नेम स्पेस को तो बाउंड्री कह सकते हैं कि उस बाउंड्री में. ठीक है, तो क्या कहा हमने कि हर
जहाँ से स्कोप यानी जहाँ डिक्लेरेशन स्टार्ट होती है, जिस बाउंड्री से, उस बाउंड्री को हम स्कोप कहते हैं, और ऐसे स्कोप को हम एक नया नंबर देते हैं, ठीक है। इनफैक्ट क्लास को हमने स्कोप नंबर सिर्फ अपनी आसानी के लिए दिया, वरना क्लास की तो बाउंड्री कहलाती है, क्लास स्कोप नहीं कहलाता। स्कोप बेसिकली फंक्शन का होता है। ये फंक्शन के अंदर जो ब्रेसेस होते हैं ना, इनके स्कोप होते हैं। क्योंकि क्लास के अंदर तो आप एक्चुअल कोड नहीं लिखते, आप सिर्फ डिक्लेरेशंस करते हैं, ठीक है। इसलिए लेकिन हमने सिर्फ इसको आसान समझने के लिए, क्योंकि जब वेरिएबल आता है वो पे सारे स्कोप में चेक होता है, और आखिर में वो क्लास में भी चेक होगा कि क्लास का तो वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ इसको अपनी वर्किंग आसान करने के लिए नंबर दे दिया। वरना दोबारा रिपीट कर दूँ, स्कोप की डेफिनेशन जो होती है वो होती है जहाँ पे स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट आप एक्चुअल कोड आपके फंक्शंस के अंदर लिखा हुआ होता है, क्लासेस के अंदर सिर्फ डिक्लेरेशंस होती है। अब होता क्या है, चेकिंग कैसे होती है, सिर्फ उसकी एक एग्जांपल ले लेना, ठीक है। ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, जो इसमें एग्जांपल में स्टैक बना हुआ है, ठीक है, इसीलिए बनाया था। ये इसके अंदर वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये एक्स अगर तुम गौर देखते हैं कि एक्स सही डिक्लेयर है कि नहीं है, तो हाँ, एक्स एक्स एफ एन के अंदर डिक्लेयर है, तो इट्स अ वैलिड डिक्लेरेशन, बिल्कुल यूज़ हो सकता है, कोई इशू नहीं है। जब ये चेक करना है कि अनडिक्लेयर्ड तो नहीं है वेरिएबल, तो क्या हुआ, एक्स जब यहाँ पे पहुंचा होगा सिमेंटिक एनालाइजर, तो उसने चेक किया एक्स डिक्लेयर है कि नहीं है, तो उसने चेक किया करंट स्कोप में मौजूद है कि नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं, करंट स्कोप में नहीं है। अब इसको पेरेंट स्कोप में जाना है, माइनस से नहीं पता चल सकता पेरेंट स्कोप, उसके लिए इस स्टैक मेंटेन करता है। क्या करता है, होता ये है कि जैसे ही स्कोप स्टार्ट होता है, कहता है करंट स्कोप ये है, वो उसको स्टैक पे पुश कर देता है। टॉप ऑफ द स्टैक का मतलब करंट स्कोप, जैसे क्लास ए की बाउंड्री स्टार्ट हुई, स्टैक पे 1 पुश हो गया, और जब तक, ठीक है, नया स्कोप नहीं खुला है, करंट टॉप पे यही पड़ा है। फिर जैसे एफ एन का कोड पे पहुंचा सिमेंटिक एनालाइजर, और यहाँ से स्टार्ट किया, इसने कहा स्कोप नंबर 2 स्टार्ट हो गया, एक नया स्कोप इसने क्रिएट किया नंबर ऐड करके, और उसने उसे स्टैक पे पुश कर दिया। जब ये 2 आ गया तो टॉप ऑफ द स्टैक 2 था और उसका पेरेंट 1 था। फिर वाइल स्टार्ट हुआ, इसने स्टैक पे 3 पुश कर दिया, अब टॉप पे 3 पड़ा है, 2 और 1 उसका पेरेंट है। जैसे 4 स्टार्ट हुआ होगा, इसने स्टैक पे पहले 4 पुश किया होगा, और जैसे ये 4 एंड हुआ, इसने इस पे से पॉप कर लिया। देखो 4 की एंट्री नहीं है, जब 5 ओपन हुआ तो 4 क्लोज हो चुका था। जैसे ही 5 ओपन हुआ, स्टैक पे 3 2 1 तो ऑलरेडी पड़ा है, क्योंकि जब 4 खत्म हुआ तो दोबारा 3 इसका पेरेंट था, हम 3 पे पहुंच गए, और जैसे ही नया फिर स्कोप स्टार्ट हुआ, उसने स्टॉप। अब इस वक्त स्टैक क्या बता रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक, जब मैं इस पे खड़ी हूँ, अगर मैं इस स्टेटमेंट पर हूँ इधर इधर, ठीक है, तो इधर के रिस्पेक्ट से देखना, टॉप ऑफ द स्टैक बता रहा है करंट स्कोप 5 है, और 5 के ऊपर 3 2 1 5 लाइव स्कोप है, यानी 5 के पेरेंट ये है। इसका मतलब है जब वेरिएबल एक्स को चेक करना है, सबसे पहले करंट स्कोप में चेक करो डिक्लेयर है कि नहीं है, नहीं, करंट स्कोप में डिक्लेयर नहीं है। अब इसके पेरेंट में, इसका पेरेंट कैसे पता चलेगा, पीक करो पीछे वाला 3, क्या 3 में डिक्लेयर है, नहीं, 3 में भी डिक्लेयर नहीं है, स्टिल नॉट अनडिक्लेयर्ड नहीं कह सकते। अब दोबारा इसके पेरेंट में चेक करो 2 में, क्या 2 में डिक्लेयर्ड है, हाँ डिक्लेयर्ड है, इट्स अ वैलिड डिक्लेरेशन। लेट सपोज यहाँ वेरिएबल वाई होता, क्या चेकिंग होती, पहले करंट स्कोप में होता डिक्लेयर्ड है, नहीं है, फिर इसके पेरेंट में विच इज 3 मौजूद है, वाई यहाँ पे भी नहीं होता, फिर इसके पेरेंट में विच इज 2 यहाँ पर भी नहीं होता, फिर इसके पेरेंट में विच इज 1 यहाँ पर भी नहीं होता, तो ओनली देन वी कैन से कि वाई इज अनडिक्लेयर्ड, अगर ये वाई होता तो, ठीक है। वॉट इफ अगर एक्स यहाँ पे भी डिक्लेयर नहीं होता और बाहर डिक्लेयर होता, तो 2 में नहीं चेक होता, 1 में होता। और अगर अभी मैं यहाँ पे वाई लिख दूँ और वाई कहीं मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब अनडिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, अच्छा रीडिक्लेरेशन, अगर इसी में मैं कहीं डिक्लेरेशन करा दूँ, इसमें इंट ए है और इधर ही ए डिक्लेयर करा दूँ, तो क्या होता, सिर्फ आपने चेक किया करंट स्कोप, स्कोप में मर्जी, आगे पीछे नहीं देखना, इस वक्त स्टैक की जरूरत नहीं है। तो स्कोप स्टैक को आप मेंटेन किस लिए करते हैं, ये चेक करने के लिए कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड है कि नहीं, क्योंकि जब वेरिएबल डिक्लेरेशन चेक करते हैं तो आपको सारे लाइव स्कोप का, सारे पेरेंट स्कोप का मालूम होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम स्कोप नंबर 11 में जो एक्स है इसको सर्च करते हैं, तो क्या होता, करंट स्कोप 11। अब स्कोप स्टैक कैसे मेंटेन हुआ है, 7 खुला होगा, 7 पुश हो गया, 7 क्लोज नहीं हुआ, अगला स्कोप 8 ओपन हुआ, वो पुश हो गया, 9, ठीक है, 10 ओपन हुआ, 10 पुश हुआ, लेकिन 10 क्लोज हुआ और 10 पॉप हो गया। जब 11 ओपन हुआ और 10 खत्म हो चुका है, तो 11 का पेरेंट 9 है, तो अब हुआ है कि करंट स्कोप 11 है, एक्स को करंट स्कोप में सर्च किया, नहीं मौजूद, उसको पेरेंट स्कोप में सर्च किया, ठीक है, नहीं मौजूद, उसके पेरेंट स्कोप में सर्च किया, मौजूद है, डिक्लेयर्ड है, अगर नहीं होता तो उसके पेरेंट स्कोप में और किसी में भी नहीं मिलता तो अनडिक्लेयर्ड कहलाता, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर होती तो फिर 11 में बात ही नहीं होती, वो 10 करंट मेरा 10 होता, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेसेस ओपन होते हैं, या कहीं यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ब्रेसेस ओपन, जैसे ही बाउंड्री स्टार्ट होती है फंक्शन की, क्योंकि ये ब्रेसेस के बगैर यहाँ से स्टार्ट होती है, वैसे ही आप अपने नंबर को, जो कि स्कोप का नंबर है, जो इनिशियली 1 से स्टार्ट हुआ, उसको प्लस प्लस करते हैं,
एक नया नंबर मिल जाता है विच इज़ यूनिक नंबर, और आप उसको स्टैक पे पुश करा देते हैं। जैसे ही नंबर नया आता है पुश कराते रहते हैं। जब आपका कोई वेरिएबल आता है और सिमेंटिक एनालिसिस सर्च करता है कि क्या वेरिएबल मौजूद है कि नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप टॉप ऑफ द स्टैक पे जो नंबर पड़ा होता है आप उसको कहते हैं करंट स्कोप ये, और आप उस स्कोप में सर्च करते हैं। कहाँ सर्च करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे, जो डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना है हमें। ठीक है, आप उसको वहाँ सर्च करते हैं, मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आप स्टैक पे से पॉप किए बगैर पीक करते हैं, पिछला वाला और उससे पिछला वाला, जब पूरा जितनी हायरार्की है अगर आपको कहीं पे भी रास्ते में मिल जाता है वहीं स्टॉप करते हैं। आप कहते हैं हाँ ठीक है, टाइप इसकी ये यही, इसका मतलब है ये डिक्लेयर्ड है। डिक्लेरेशन चेक कहाँ करनी है, मेंटेन कहाँ है, वो सिंबल टेबल शुरू में बताया था, सारी डिक्लेरेशन सिंबल टेबल में मेंटेन है। तो बेसिकली स्टैक आपको नंबर दे रहा है कि जिस नंबर के थ्रू आपको सिंबल टेबल में चेक करना है कि ये नाम का वेरिएबल इस स्कोप के साथ सर्च कर लो ना। ए नाम का वेरिएबल 10 बार मिलेगा, लेकिन सिर्फ मुझे कंसर्न किससे, ए नाम का वेरिएबल यहाँ पे भी, ए नाम का वेरिएबल यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी, लेकिन मैं कंसर्न सिर्फ कितना है, इसके या इसके किसी लाइव स्कोप में वो मौजूद है कि नहीं है, बाकी मुझे किसी से कंसर्न नहीं है। तो लाइव स्कोप, ठीक है। तो स्कोप स्टैक क्या होता है, स्कोप स्टैक बेसिकली आई सिंपल इंटीजर स्टैक, जिसको आप मेंटेन, सिमेंटिक एनालाइजर मेंटेन करता है अलॉन्ग विद द सिंबल टेबल। सिंबल टेबल अलग मैनेज होगा, ये अलग मैनेज होगा। और करता क्या है, जैसे ही आप सिमेंटिक एनालाइजर वर्किंग स्टार्ट करता है, वो एक स्कोप का वेरिएबल को, इंटीजर वेरिएबल को लेता है, इसको 0 या 1 से इनिशियलाइज करता है। जैसे ही बाउंड्री, यहीं बाउंड्री स्टार्ट होती है, सपोज 0 से स्टार्ट करते हो, जैसे ही ब्रेसेस ओपन होते हैं, या आइदर ब्रेसेस ओपन और वॉट एवर, हर जगह चेक लगे हुए हैं इस हिसाब से, ठीक है, सिंटेक्स के हिसाब से, जहाँ पे आपकी बाउंड्री स्टार्ट होती है वो वहाँ से अपने पहले स्कोप को, वेरिएबल को, इंटीजर वेरिएबल को प्लस प्लस करता है और उसे स्टैक पे पुश कर देता है। जैसे ही वेरिएबल आता है क्या चेक होने के लिए कि वो मौजूद है कि नहीं है, तो सबसे पहले स्टैक के टॉप से चेक होता है, और टैग टॉप पे जो नंबर है उसमें चेक होता है, और फिर उसके जो सारे लाइव स्कोप है। जैसे ही ब्रेस क्लोज होते हैं, स्टैक पे से वैल्यू पॉप हो जाती है, नंबर माइनस माइनस नहीं होता, याद रखना। एवरी स्कोप हैज़ अ यूनिक नंबर, स्कोप हैज़ अ यूनिक नंबर, कोई रिपीटेटिव नहीं है, ठीक है। तो स्कोप स्टैक मेंटेन किया जाता है स्कोप को डील करने के लिए, डिक्लेरेशन चेक करने के लिए, ठीक है। और स्कोप की वैल्यूज़ जो हमने असाइन की हैं ये आपके आगे जाके इस्तेमाल होंगी, और साथ में ये स्टैक, ठीक है, कि कहाँ कहाँ चेक करना है। व्हाट इज़ अ सिंबल टेबल, जस्ट स्टार्ट में थोड़ा इंट्रो दिया था, उसी को रिवाइज करा देते हैं। सिंबल टेबल इज बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब ये है कि इम्प्लीमेंटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सब आज़ाद हो, हर कोई आज़ाद है कि वो कैसे, तुम फाइलिंग कर सकते हो, तुम प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन कर सकते हो, तुम आप एक एरे लिस्ट ले सकते हो, तुम कोई और टाइप का डेटा स्ट्रक्चर ले सकते हो। इट कुड बी 2D एरे ले सकते हो, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब टेबल लिखा है तो 2D समझ में आ रहा है, रॉज एंड कॉलम की बात हो रही है। इट कुड बी एनी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन। करना क्या है, जिसको आपकी आइडेंटिफायर से रिलेटेड तमाम की तमाम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि वो सारी इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन के वक्त जो कि आगे आके इस्तेमाल होगी। जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है तो उसकी एक्सेस मॉडिफायर इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि चेक होना है कि कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है। उसकी टाइप इंपॉर्टेंट है कि ये चेक होना है उसमें असाइन होने वाली वैल्यू क्या है। उसका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो किस स्कोप में डिक्लेयर हो रहा है, किस बाउंड्री में डिक्लेयर हो रहा है, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक फंक्शन है तो फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट क्या है, वो वर्चुअल तो नहीं है, वो स्टैटिक तो नहीं है, वो ऐसे एक्सेस किस तरह करना है, वो पब्लिक है, वो प्राइवेट है, क्या प्रोटेक्टेड है। तो ये सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो किसी भी आइडेंटिफायर के रिलेटेड मौजूद होनी चाहिए, जिससे सिमेंटिकली आपको यूज़ करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सिंबल टेबल में आपको स्टोर करनी है। स्टोर करेंगे तो जिस पॉइंट पे डिक्लेरेशन या नॉन डिक्लेरेशन या जो भी चेकिंग आपको करनी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन होगी तो आप वहाँ से गेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपने चेक सिमेंटिक एनालाइजर चेक करेगा। अच्छा, बेसिकली दो पर्पज़ हैं। टेबल में या तो एंट्री की जाती है, टेबल से एंट्री रिट्रीव की वैल्यू रिट्रीव की जाती है। तो जब कभी भी वेरिएबल अगर या तो सिमेंटिक एनालाइजर या तो सिंबल टेबल में वैल्यू को, इन्फॉर्मेशन को एंटर करेगा, कब, अगर वो ऑलरेडी मौजूद ना हो। क्यों, अगर ऑलरेडी मौजूद है तो उसका मतलब क्या है, रीडिक्लेरेशन। ये नाम का वेरिएबल इस स्कोप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चेक किया, हाँ मौजूद है, अब एंटर नहीं करोगे, एरर दोगे। तो अगर वो ऑलरेडी मौजूद ना हो तो उसे एंटर किया जाता है। और जब कभी भी आपको सिमेंटिकली चेकिंग करनी होती, कौन सी चेकिंग, चाहे तुम टाइप चेकिंग कर लो, चाहे तुम अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को चेक करने के लिए बात करो कि वेरिएबल मौजूद है कि नहीं है, तो भी तुम्हें चेक करना है नाम उसको इस बाउंड्री में मौजूद है कि नहीं है। या तुम अगर ये नहीं चेक करना, तुम्हें ये करना है कि वेरिएबल फंक्शन ऊपर वर्चुअल है कि नहीं है, तो भी तुम्हारी सिंबल वही तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन्ड है।
तो रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंटर सिर्फ डिक्लेरेशन के टाइम पर होती है, वो भी कब, ऑलरेडी मौजूद ना, ऑलरेडी मौजूद है तो री डिक्लेरेशन होती है। अदर देन दैट हर जगह पर चाहे टाइप चेकिंग करनी हो, चाहे विजिबिलिटी की बात करनी हो, चाहे अनडिक्लेयर्ड चेक करना हो, आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम दोबारा रिपीट कर दूं अगर ये बात कहीं मिस ना हो जाए, कि जब स्टार्ट होता है आपका सिमेंटिक एनालाइजर, तो आपका मेन टेबल, ठीक है, मौजूद होता है, आपका फंक्शन टेबल मौजूद होता है, इन दो के इंस्टेंस मौजूद होते हैं, लेकिन एम्प्टी फंक टेबल होते हैं। तीसरा जो आपका डाटा टेबल है, उस डाटा टेबल को आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ डेफिनेशन पड़ी हुई है, लेकिन वो उसका इंस्टेंस कब क्रिएट होगा, जब आपकी मेन टेबल में कोई एंट्री होगी तो उस वक्त उसका इंस्टेंस क्रिएट होगा और वो लिंक होगा। इससे पहले उसकी एग्जिस्ट नहीं, उसका टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, उसे एम्प्टी होने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे क्लास बनती जाएगी उसके अंदर एंट्रीज होती जाएंगी, ठीक है। तो जैसे क्लास की इंटरफेस की स्ट्रक्ट की एंट्री हुई, एक नया टेबल क्रिएट हो गया। जैसे अब ठीक है, अब कोड तुम्हारे पास कोड पीछे लिखा हुआ है, मेरे पास यहाँ पे स्लाइड पे जगह नहीं थी तो बार बार से पेस्ट करने की, तो तुम लोग रेफ़र करने के लिए अपने कोड को रेफ़र कर लेना, नहीं तो अपने कोड को कहीं लिख लो अपने सामने, और उसके बाद इस ठीक है करना। अभी सिर्फ क्लास ए की एंट्री हुई है और देख लो, अब तो अपने अपने मैं फिर ए नाम की क्लास, ए नाम है, क्लास की टाइप है एक्सेस मॉडिफायर, डिफ़ॉल्ट में जो भी होता है पब्लिक, ठीक है, वो आएगा। डिफ़ॉल्ट नहीं लिखते, और एक्चुअली वो लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट लिखोगे तो भी पब्लिक या प्राइवेट जो भी होता है उससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। कैटेगरी जनरल है, जनरल का मतलब क्या है, ना सील्ड है ना एब्स्ट्रैक्ट है, जनरल है, ठीक है। पेरेंट C# और जावा में जब पेरेंट किसी क्लास का कोई पेरेंट नहीं होता, कॉलन के कोई इनहेरिटेंस नहीं होती, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट की क्लास होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट की क्लास याद रखना, ये भी एक प्री डिफाइंड क्लास है, एग्जिस्ट करती है। तुम अब अपना कंपाइलर अगर डिज़ाइन करने जाओ, तुमने अगर ऐसी कोई क्लास बना के ऑलरेडी स्टोर की तो ठीक है, अदरवाइज तुम्हारी क्लास में कोई पेरेंट नहीं है। लेकिन हम C# के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो नन भी लिखोगे तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लास एग्जिस्ट करती है, तो ऑब्जेक्ट या नन, ये C# या जावा दोनों में ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, मेरे और तुम्हारी लैंग्वेज है, हमने किसी से इनहेरिट नहीं कराया, कोई डिफ़ॉल्ट क्लास नहीं है, इट विल बी नल, ठीक है। एंड दैट लिंक, जैसे ही क्लास ए क्रिएट हुई उस वक्त एक नया टेबल की एंट्री बनेगी जो इनिशियली एम्प्टी होगा, और उसके अंदर इसका एड्रेस सेव हो जाएगा। अब जैसे क्लास के अंदर हम जाते जाएंगे उस और उनकी एंट्रीज, पहले ए क्लियर हुआ, ए है, इंट है, प्राइवेट है। प्राइवेट क्यों है, क्योंकि उसका कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट हुआ और टाइप मॉडिफायर कुछ नहीं है, दैट इज़ नन है, एम्प्टी है। ए के बाद FN आया, FN नाम है, टाइप, फंक्शन की एक टाइप नहीं होती, फंक्शन की टाइप एक्सप्रेशन होती है, दैट इज उसकी रिटर्न टाइप और उसके पूरी टाइप रिटर्न टाइप और पैरामीटर लिस्ट बना के, जैसे पहले पैरामीटर्स आए, इन पैरामीटर है, रिटर्न क्या कर रहा है वॉइड, दैट्स हाउ इट्स टाइप एक्सप्रेशन बिल्ड होती है, और फिर ये टाइप कॉलम में सेव होती है। एक्सेस मॉडिफायर क्योंकि डिफ़ॉल्ट पब्लिक था और कोई टाइप मॉडिफायर नहीं था, ठीक है। अभी जैसे वो फंक्शन खुला, इस फंक्शन के अंदर एंट्री, अभी तीसरे फंक्शन की एंट्री नहीं होगी, पहले क्या होगा, जैसे फंक्शन खुला उसका स्कोप क्रिएट हो गया, आप ऊपर से नीचे रीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले फंक्शंस की सारी एंट्रीज हो गई, क्या उस फंक्शन के अंदर, ठीक है। पीछे अगेन अपने कोड को रिविजिट कर लेना, वेरिएबल ए है, इन टाइप है, स्कोप 2 में सारे स्कोप लिखे हुए हैं, सारे तुम चेक कर लेना, ए की एंट्री जितने हर स्कोप में नई नई एंट्रीज हो रही हैं। सेम स्कोप में दो नाम सेम नहीं हो सकते, अगर देख लो ए अलग अलग स्कोप में है, अलग अलग स्कोप में है, दैट्स समवेयर, ठीक है। फिर FN आया, ठीक है, ये सारे ठीक है जो भी हैं FN ये है, और FN का ये देख लो पैरामीटर लिस्ट में था इंट कॉमा फ्लोट, यहाँ वेरिएबल के नाम नहीं आएंगे क्योंकि वेरिएबल के नाम तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ सिर्फ टाइप इंट कॉमा फ्लोट रिटर्न इंटीजर। इसका मतलब है जब चेकिंग करनी होगी आगे जाके कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो फंक्शन के नाम और उसकी पैरामीटर लिस्ट को मिला के चेकिंग करेंगे, और जब रिटर्न टाइप की ज़रूरत होगी तो यहाँ से रिटर्न टाइप उठा लेंगे। तो ये कॉमा सेपरेटर है, एरो सेपरेटर है, एरो आपकी पैरामीटर लिस्ट और रिटर्न टाइप को सेपरेट कर रहा है, कॉमा पैरामीटर लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर्स की टाइप को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो तीन, पहला एक ए की एंट्री हुई तो ए की सारी एंट्रीज आ गई, ठीक है। अगेन वन बाय वन, पहले ए की एंट्री यहाँ हुई होगी, फिर टेबल क्रिएट हुआ होगा विच इज इनिशियली एम्प्टी, लिंक क्रिएट हुआ होगा, फिर उसके अंदर वन बाय वन इसकी एंट्रीज हुई होंगी, और जहाँ फंक्शंस आ गए तो फंक्शन के अंदर की डाटा की एंट्री फंक्शन टेबल में हो गई। आगे बढ़ते हैं, बी आया, बी की एंट्री हुई, अगेन वही सारी चीज़ें हैं, इस पर कोई क्लास नहीं है।
जैसे बी आया तो बी का नया टेबल क्रिएट हो गया। अब तुम देखो टेबल का स्ट्रक्चर वही है लेकिन बी का टेबल अलग है। बी का टेबल आया और अगेन उसके अंदर उसकी एंट्री हो गई, तो अल्टीमेटली बी के अंदर उसका डाटा आ गया विच इज़ ए और एफ एन, और यहाँ से वो वाले सारे भी गए। अब टेबल एक ही है, क्लासेस अलग हो तो होने दो, फंक्शन अपने इसको, इसका मतलब है जब तुम्हें चेक करना है ए वेरिएबल डिक्लेयर है कि नहीं, कहीं किसी जगह यूज़ किया। अब 11 स्कोप में ये यूज़ हो रहा था, ठीक है, और वो 9 में डिक्लेयर था, तो आपने 11 में गए, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, नहीं ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ सॉरी 11 स्कोप में एक्स यूज हो रहा था और 7 स्कोप में डिक्लेयर था, पीछे एग्जाम्पल लिखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले उस तक, ठीक है, आप क्या करते हैं, आपने सबसे पहले एक्स में आपने करंट स्कोप तो आपको पता है 7 है, आपने इसमें चेक किया। अब देखो करंट स्कोप 11 है, अब जब चेकिंग हो रही है ना वेरिएबल अनडिक्लेयर है कि नहीं है, तो यहाँ से नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने करंट स्कोप को चेक किया, एक नाम इसको नंबर 11 में मौजूद है कि नहीं, अब सिंबल टेबल आया, क्या ए 11 स्कोप में मौजूद है, नहीं है। अब चेक किया प्रीवियस स्कोप में विच इज 9, क्या ए एक्स 9 स्कोप में मौजूद है, नहीं है। मैं पीछे वाले एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, उसी को देख लेना। अब 9 का पेरेंट था 8, क्या एक्स 8 स्कोप में मौजूद है, नहीं है। फिर पेरेंट था 7, क्या एक्स 7 स्कोप में मौजूद है, हाँ है। अब इसका मतलब है पहले आप नाम उठाते हैं, करंट स्कोप की वैल्यू उठाते हैं और उसको सिंबल टेबल में मैच करते हैं। सिंबल टेबल है बेसिकली रिपोजिटरी तुम्हारी, डाटा अबाउट डाटा तुम डिक्लेयर करा रहे हो, उसका डाटा यहाँ पर मेंटेन्ड है। तो तुम्हारा जो स्टैक मेंटेन हुआ है तो तुम्हें तुम्हारे से ये इन्फॉर्मेशन रखने के लिए कि अब तक करंट स्कोप कितने ओपन हुए हैं इस वक्त, और तुम्हें चेकिंग कहाँ कहाँ करनी है, चेक करोगे कहाँ, इस सिंबल टेबल में अपनी इन्फॉर्मेशन में। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे कोड में मौजूद है, देखो तुम्हारे सिंबल टेबल में मैनेज हो गई। तो 3 तरह के टेबल हैं, एग्जिस्टेंस या इंस्टेंस 4 है। इस फंक्शन टेबल की एक ही इंस्टेंस होता है, मेन टेबल की एक ही इंस्टेंस होता है, और क्लास ए की बॉडी का टेबल और क्लास बी की बॉडी का टेबल, ठीक है। द एग्जाम्पल जो कि हमने पीछे दी थी, ठीक है। तो असल में सिंबल टेबल की, ठीक है, सिंबल टेबल का स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। असल में सारी एंट्रीज सिंबल टेबल में करने की हैं, हर डिक्लेरेशन के टाइम में सिंबल टेबल को पॉपुलेट कर देना है। पॉपुलेट कर दोगे तो आगे सिमेंटिक चेकिंग आराम हो जाएगी। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को भी साथ जल्दी से देख लेते हैं। एक इंटरफेस है, एक क्लास है, एक और क्लास है, एक और क्लास, 3-4 क्लास है। तो 1 बाय 1 एंट्री होगी, पहले एक्स की एंट्री होगी विच इज एन इंटरफेस, एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, ठीक है। अगेन मैंने अब खाली छोड़ दिया है, जो भी डिफ़ॉल्ट है, कोई कैटेगरी नहीं है, कोई पेरेंट नहीं है, इंटरफेसेस के पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस अगर डाटा होता तो इसके अंदर आ जाता, टेबल क्रिएट हुआ, इनिशियली एम्प्टी है, अगर डाटा होता तो आ जाता, नहीं है तो नहीं आएगा। ए आया, क्लास है विच इज नाउ इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट, इसकी कैटेगरी हो गई, इसका कोई पेरेंट नहीं है, एम्प्टी छोड़ दिया, अगेन नन या जो भी है, और इसका टेबल क्रिएट हुआ, इसका डाटा इसके अंदर आ जाएगा, नहीं है तो एम्प्टी हो जाएगा। बी आया, बी क्लास है, जनरल है, लेकिन इसका पेरेंट एग्जिस्ट करता है विच इज़ ए, ठीक है। अब जब चेकिंग होगी तो कैसे होगी, जब ए आया होगा तो पहले आपने चेक किया कि यहाँ पे क्लास का नाम है वो मौजूद भी है, तो आपने मेन टेबल में इसकी एग्जिस्टेंस चेक की, हाँ ए के नाम की क्लास मौजूद है। फिर आपने चेक किया वो सील्ड तो नहीं है, नहीं वो सील्ड नहीं है, हाँ इट्स अ वैलिड इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर ये सी आया और ये सील्ड है, अगर सी सील्ड है और डी उसे एक और क्लास बनाते हैं और वो उसे इनहेरिट करने की कोशिश करता, तो इसकी कैटेगरी से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। सी अच्छा, मल्टीपल क्योंकि पेरेंट पॉसिबल है तो कॉमा सेपरेटेड, इसमें पहले क्लास हो सकती है, बाकी वरना एक से ज़्यादा इंटरफेसेस हो सकते हैं। तो अगेन जब बी आया होगा तो भी चेक किया होगा बी एग्जिस्ट करता है, हाँ क्लास है। एक्स आया क्या, एग्जिस्ट करता है, और अगर एक्स एग्जिस्ट करता है तो उसे इंटरफेस ही होना चाहिए, हाँ वो इंटरफेस ही है, सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हर एक के हिसाब से उसका फंक्शन क्रिएट होता जा रहा है। अगर तुम इधर देख रहे हो इसकी टाइप एक्सप्रेशन क्या बनेगी, इंट एरो इंट, ठीक है, फंक्शन वर्चुअल है। नई क्लास बनाई, ठीक है, इसके अंदर डाटा टेबल के अंदर, ठीक है। अच्छा, एफ की एंट्री भी होगी, मैं लिखना भूल गई, इधर लिख लेना, एक एंट्री एफ की भी होनी है, एफ है, फ्लोट है, स्टैटिक है, ठीक है, मैंने मिस कर दिया एंट्री कर लेना। और फिर फंक्शन है इंट कॉमा इंट एरो इंट, पब्लिक है, और टाइप मॉडिफायर ओवरराइड। अच्छा, अब यहाँ पे सिमेंटिकली पहले चेक होगा, क्या चेक होगा, ऐसी एंट्री नहीं हो जाएगी। अब अगर ओवरराइड है तो तुमने ये चेक किया पेरेंट क्लास अगर कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट वाली क्लास सी शार्प, तुम्हारे रिस्पेक्ट से अगर कुछ भी नहीं है तो ये गलत है, ठीक है। तुमने चेक किया कि फंक्शन प्रीवियस क्लास, अच्छा प्रीवियस क्लास से पता चलेगी, इधर से नहीं देखते, जो हम करंट क्लास सी में है, हमने इसकी पेरेंट चेक किया, पेरेंट में बी, पहला नाम बी पड़ा है, इसका मतलब बी क्लास में है कि नहीं है। आप बी क्लास में गए, ठीक है, कैसे गए, इधर से बी की नाम उठाया, बी की एंट्री पे गया, उसके यहाँ से ठीक है, यहाँ से इसके लिंक लेकर बी क्लास चले गए, और आपने चेक किया ये नाम इस डेफिनेशन के अंदर मौजूद है,
और क्या वो वर्चुअल है कि नहीं है। 3 चीज़ें चेक करनी है, नाम भी होना चाहिए, फिर आपने चेक किया कि उसकी सेम एट्रीब्यूट सिर्फ सॉरी सेम सिग्नेचर, इसमें सिर्फ पैरामीटर लिस्ट मैटर करती है। सेम पैरामीटर लिस्ट यानी एरो के पहले वाली चीज़ वो मैच कर रहा है, और फिर आज आखिरी चीज़ चेक की क्या वो वर्चुअल है कि नहीं है। हाँ, ये चीज़ें ऐसे ही हैं। नेम होता, पैरामीटर लिस्ट मैच नहीं करती, गलत हो जाता, फंक्शन ये नहीं होता। नेम और पैरामीटर लिस्ट यही होते, वर्चुअल नहीं होता, इवन देन इट्स नॉट। अगर नहीं होता तो फिर आप उसके पेरेंट पे जाते हैं, ठीक है। तो पूरी हायरार्की होती है ना, कैसे जाते हैं उसके पेरेंट पे। बी के अंदर जब जाते हैं आप, उधर से पेरेंट उठाते हैं, फिर उसके पेरेंट पे जाते हैं, तो सो एंड सो फॉर पूरी हायरार्की में चेक करते हैं। वर्चुअल नहीं मिलता देन आप एरर कहते हैं, अदरवाइज आप सिंबल टेबल में एंट्री कर देते हैं। ये एक्स और ये ए लोकल डाटा है, अपने अपने स्कोप में आ रहा है। स्कोप देख लो, पहला स्कोप, दूसरा एक स्कोप, सेकंड स्कोप, थर्ड स्कोप। इंटरफेस को हमने स्कोप नहीं दिया होगा, इंटरफेस के अंदर कोई कोड नहीं आता, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। दिस इज़ 1 स्कोप, दिस इज स्कोप नंबर 2, स्कोप नंबर 3, तो ये 3 में आ गया। दिस इज स्कोप नंबर 4, दिस इज स्कोप नंबर 5, तो ये 5 में आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ सिंबल टेबल मैनेज होते हैं, दिस इज हाउ सिंबल टेबल पॉपुलेट होते हैं, दैट इज हाउ दिस इज व्हाट सिंबल टेबल इज। असल में सारा खेल इस सिंबल टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करने का है। असल में सारा सिमेंटिक एनालिसिस इस सिंबल टेबल को मैनेज करने का। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सिंबल टेबल मैनेजर। आज हमने ये बात की है कि डिक्लेरेशन होती है, तो सिंबल टेबल में एंट्रीज कैसे होती है, सिंबल टेबल होता कैसे है, ठीक है। डिक्लेरेशन एंड डिक्लेरेशन चेक कैसे होती है, ये सब सिंबल टेबल के थ्रू चेक होती है। सब चेकिंग इसके थ्रू हो सकती है। कोई भी कोड लिखो, कोई भी चेकिंग करना चाहो, तुम इस इन्फॉर्मेशन से हर तरह की चेकिंग कर सकते हो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने, ठीक है। हाँ, अब क्या मैटर करता है, अब हमारे पास एक मैटर करता है कि अब हम इस सिंपल वे की इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो कुछ हमने एग्जांपल आज की, वही मैंने कहा तुम, मैं ना भी बताऊं तो भी अगर मैं तुम्हें कोई एग्जांपल दे दूं कि बताओ इसके थ्रू चेक कैसे करोगे, तो तुम इस सिंबल टेबल से मैनेज कर सकते हो। लेकिन अब हम एक्चुअली कोड सामने लिखकर 1 बाय 1 देखेंगे कि हर वर्ड के बाद सिमेंटिक एनालाइजर करता क्या क्या काम है। तो सिमेंटिक एनालाइजर का काम इन डिटेल अब से ऑनवर्ड के लेक्चर में हम कवर करेंगे, और फिर एट्रीब्यूटेड ग्रामर क्या होती है और किस तरीके से चेकिंग होती है हम उसको लेके चलेंगे।